गुड इवनिंग, सत श्रीकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। 2022 का वो साल था, अक्टूबर नवंबर का महीना, जब दिल्ली के महरौली इलाके से आई एक खबर ने पूरे देश को दहला दिया था। वो खबर थी आफ्ताब पूनावाला और उसकी गर्लफ्रेंड श्रद्धा वॉकर का। वही श्रद्धा वॉकर जो मुंबई से दिल्ली आई और उसके बाद महीनों फ्रिज में पड़ी रही। किस्तों में चुन चुन कर आफ्ताब पूनावाला फ्रिज से लाश के टुकड़े निकालता और जंगलों में इधर उधर फेंकता रहता, फिर वापस आता, उसी घर में रुकता, सोता, खाता, पीता, फिर टुकड़े फेंकता। जब एक केस खुला, पुलिस को उन टुकड़ों को समेटने में ही हफ्ते लग गए, लेकिन फिर भी तमाम टुकड़े नहीं मिले। उस श्रद्धा का अब तक अंतिम संस्कार नहीं हुआ है, क्योंकि जो बरामद हुए लाश के नाम पर चंद हड्डियाँ, वो अब भी एक केस प्रॉपर्टी है और दिल्ली में ही रखा हुआ है। श्रद्धा के पिता कई बार अपील कर चुके हैं, लेकिन जब तक केस का खुलासा नहीं होगा, अंतिम संस्कार नहीं होगा। श्रद्धा केस ने और इस केस को जिस तरीके से अंजाम दिया गया और उस फ्रिज के नाम ने इस देश में एक नया चलन शुरू कर दिया था। उसके बाद अलग अलग शहरों में कई जगह से ऐसे फ्रिज से लाशें मिली। इत्तेफाक से 2022 की वो कहानी 2024 में फिर से दोहराई गई। बस इस बार शहर अलग था, तब दिल्ली था और इस बार बेंगलुरु है। महालक्ष्मी 29 साल की एक महिला, नेपाल की रहने वाली नेपाली नागरिक। 2019 में उसकी शादी नेपाल के ही रहने वाले हेमंत दास से होती है। शादी घर वालों ने की थी। दोनों खुशी खुशी थे। फिर रोजगार और बेहतर भविष्य की तलाश में दोनों बेंगलुरु आ जाते हैं, भारत। बेंगलुरु में आने के बाद एक मोबाइल शॉप पर हेमंत नौकरी करने लगता है, जबकि महालक्ष्मी एक बेंगलुरु के नामचीन मॉल के एक ब्यूटी प्रोडक्ट शॉप पर टीम लीडर के तौर पर काम कर रही होती है। दोनों की जिंदगी खुशहाल थी। इन्हें एक बेटी हुई, तब भी सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन फिर 2023 आते आते दोनों के रिश्ते में कड़वाहट आ गई, और इस कड़वाहट की वजह थी शक। और ये शक हेमंत को हुआ अपनी बीवी महालक्ष्मी को लेकर कि उसका किसी और के साथ अफेयर है। दोनों के बीच अक्सर झगड़ा होता है, और इस झगड़े के बाद एक रोज़, करीब साल भर होने वाला 9 या 10 महीने, महालक्ष्मी अपने पति हेमंत दास से अलग हो गई। बेंगलुरु में ही महालक्ष्मी की माँ और महालक्ष्मी की एक बहन, वो दोनों भी वहीं रहा करते थे, एक अलग घर में। कुछ दिनों तक अलग होने के बाद महालक्ष्मी अपनी माँ और बहन के साथ बेंगलुरु में रही। फिर उसने एक अलग किराए का रेंट पे घर ले लिया। 3 मंजिला इस मकान का 1 रूम सेट बेंगलुरु के व्यालिकावल इलाके में। अब वो अकेले रहती। पति के साथ जब अलग हुई तो शुरू के 4 महीने महालक्ष्मी के साथ उसकी बेटी थी। फिर 4 महीने के बाद हेमंत दास को उसने अपनी बेटी को सौंप दिया। अब हेमंत दास भी बेंगलुरु में एक अलग इलाके में रहता और अपनी बेटी के साथ। बीच में कभी 15 दिन, कभी 1 महीने में महालक्ष्मी अपनी बेटी से मिलने आती हेमंत दास के घर पर। बेटी के साथ कुछ देर रहती और फिर चली जाती। ये सिलसिला चल रहा था, सब कुछ ठीक था। फिर अचानक होता यह है कि 2 सितंबर 2024 ये आखिरी दिन था जब महालक्ष्मी ने फ़ोन पर किसी से बात की थी। 2 सितंबर के बाद उसका फ़ोन स्विच ऑफ। घर वालों ने, माँ ने, बहन ने, एक भाई नेपाल में, वो भी लगातार फ़ोन करता, पर वो फ़ोन नहीं उठाती। धीरे धीरे वक्त बीता। आखिरकार इस वैलिकवल इलाके के, जो बेंगलुरु में जिस घर में किराए पर महालक्ष्मी रहती थी, उसके घर के आसपास रहने वाले कुछ पड़ोसियों ने लैंडलॉर्ड को शिकायत की। कंप्लेंट ये थी कि महालक्ष्मी के घर के अंदर से कुछ बदबू आ रही है। मकान मालिक आया, उसने देखा, उसे भी लगा कि बदबू आ रही है। जब रेंट एग्रीमेंट हुआ था, तब महालक्ष्मी ने अपने कुछ घर वालों के इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर दिए थे। उनमें उसकी माँ और बहन का था, जो बेंगलुरु में ही रहते थे, उस घर से कुछ दूरी पर। लैंडलॉर्ड ने अब महालक्ष्मी की माँ को फ़ोन किया और कहा कि महालक्ष्मी कहाँ है। माँ ने परेशान होकर कहा कि मैं तो करीब 15-20 दिन हो गए हैं
उसे लगातार फ़ोन कर रही है, मोबाइल स्विच ऑफ है और उसका कोई पता नहीं। हमने मॉल जाकर पता किया, पता चला वो शॉप पर भी नहीं आ रही है। तो मकान मालिक ने कहा कि यहाँ बदबू पड़ोसी कह रहे हैं कि आ रही है उसके घर से। ये सुनते ही पूरे घर वालों का दिल अचानक बैठने लगता है, क्योंकि हाल के फ़िलहाल में मीडिया में इस तरह की तमाम खबरें और किसी घर से बदबू आए तो उसका मतलब कुछ न कुछ डराने वाला होता है। तो ये सुनते ही माँ और बहन फ़ौरन भागती है, महालक्ष्मी के घर पहुँचती है। मकान मालिक तब तक पहुँच चुका था। एक स्पेयर की माँ के पास था, क्योंकि महालक्ष्मी वहाँ कई बार रही थी, और फिर एक चाबी उसने माँ को दे रखी थी कि अगर वो शॉप पर हो, कभी बीच में आना हो तो माँ आ सकती है। तो एक्स्ट्रा चाबी के साथ माँ और महालक्ष्मी की बहन घर पर पहुँचती है, दरवाज़ा खोलती है। दरवाज़ा खोलते ही 1 रूम सेट था ये 3rd फ्लोर पर। एक तेज बदबू उन दोनों को एहसास होता है दरवाज़ा खोलते ही। अंधेरा था कमरे में, दोपहर के उस वक्त करीब 3 साढ़े 3 बज रहे थे। ये बात सैटरडे यानी 2 दिन पहले की है, 21 सितंबर की। अचानक जब बदबू का एक तेज झोंका आया, दोनों का दिल बैठ गया, लेकिन अभी सहमना बाकी था। अचानक उन्हें एहसास हुआ कि फर्श पर कुछ अजीब सी चीज़ें हैं। उन्होंने ध्यान दिया, फिर लाइट जलाई। पूरे कमरे में ब्लड का ही निशान था, थक्का जमा हुआ था। इसके अलावा उस कमरे में जब उन्होंने देखा तो फर्श पर जगह जगह छोटे छोटे इंसानी टुकड़े पड़े हुए। देखते ही बदहवास माँ और बहन कमरे से बाहर लौटती है। तब तक पड़ोसी साथ में, लैंडलॉर्ड साथ में। लैंडलॉर्ड भी घबराया हुआ फ़ौरन पुलिस को फ़ोन करता है। अगले 10 मिनट में पुलिस की टीम मौके पर थी। पुलिस की टीम अब कमरे में दाखिल होती है। जैसे ही दाखिल होती है, पुलिस की टीम भी वापस बाहर आ जाती है। तो कातिल कौन है, कत्ल का मकसद क्या है, सामने आ ही जाएगा। ऐसे कई कत्ले होते हैं जिसमें शुरुआत में कुछ पता नहीं चलता, लेकिन फिर केस सुलझता तो है। जैसे तंदूर कांड। शुरू में मालूम ही नहीं था कि तंदूर कांड क्या है, किसने किया, नैना साहनी कौन थी, सुशील शर्मा ने क्यों तंदूर में उसे झोंका। तो ये पूरी कहानी तंदूर कांड कुकू FM के ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म पर मौजूद है। पहले 500 लोगों के लिए अवेलेबल। और भी एक्साइटिंग बनाने का परफेक्ट तरीका है। मास्क पुलिस के लोग लगाते हैं, बड़ी मुश्किल से अंदर जाते हैं। 2-4 तो उल्टियाँ कर चुका था। कमरे से उन्हें सबूत भी देखना और ये भी देखना यहाँ है क्या। फर्श पर पड़े हुए इंसानी टुकड़ों के कुछ निशानियाँ उन्हें बता रही थी कि यहाँ क्या हुआ है। तभी उनकी नज़र पड़ी, एक लकीर सी खींची हुई थी। सामने फ्रिज था, 165 लीटर मॉडल, और उस फ्रिज से एक निशान निकल रहा था नीचे ज़मीन से। ऐसा लगता था कि जैसे फ्रिज से ब्लड निकला और वो ब्लड खून जो है अपना निशान बनाता जा रहा है। फ्रिज थोड़ा सा खुला हुआ था। पुलिस वालों ने पूरा दरवाज़ा खोला और तेज़ बदबू। फिर वो लोग बाहर निकलते हैं, एक्स्ट्रा मास्क लगाते हैं, अंदर जाते हैं। जो फ्रिज खोला उसके अंदर का मंजर कुछ यूँ था कि सबसे ऊपर के खाने में 2 इंसानी पैर थे। बीच में जो फ्रिज का हिस्सा था उसमें बाकी अलग अलग टुकड़े थे, और सबसे निचला जो हिस्सा था फ्रिज का, उसमें एक सर रखा हुआ था। पुलिस वालों का भी हौसला जवाब दे देता है। ये देखते ही वो बिना कुछ छुए हुए बाहर आते हैं, फ़ौरन अपने आला अफसरों को फ़ोन करते हैं, फॉरेंसिक टीम को फ़ोन किया जाता है। इसके बाद फॉरेंसिक टीम आती है। इधर तब तक उस पूरे मोहल्ले में यह खबर फैल चुकी थी कि बेंगलुरु में भी दिल्ली वाला सेम केस हो चुका है। अब उस मोहल्ले में हर एक के नाम पर श्रद्धा और आफ्ताब पूना वाला का नाम था। लोगों की भीड़ जमा हो रही थी। पुलिस वालों को भीड़ को कंट्रोल करने में बड़ी मुश्किल हो रहा था। बड़ी मुश्किल से और फोर्स मंगाई गई, भीड़ को हटाया गया। उसके बाद फॉरेंसिक टीम भी पहुंच गई। जब फॉरेंसिक टीम आई तो उसने कमरे को देखकर उनका भी एक तरह से उनकी भी हिम्मत जवाब दे गई। उन्होंने कहा यहाँ किसी खास एक्सपर्ट को और बुलाना पड़ेगा। फिर एक सरकारी हॉस्पिटल से कुछ मेडिकल स्टाफ को बुलाया गया ताकि वो इंसानी टुकड़ों को चुन सकें। वो आते हैं, उसके बाद एक एक कर सारे टुकड़ों को निकाला जाता है, गिना जाता है। 30 से 40 के बीच में टुकड़े थे इंसान के। सर था,
और उसे देखकर ये अंदाज़ा हो रहा था कि ये लाश किसकी है। माँ बहन समझ चुकी थी कि फ्रिज से जो निकली है वो महालक्ष्मी है, 29 साल की महालक्ष्मी। अब लाश को अस्पताल भेज दिया जाता है, कमरे से जितने सबूत थे उठाए जाते हैं। उसके बाद पुलिस उसे सील करती है कमरे की तलाशी लेने से पहले। जब तलाशी लेती है तो उसी कमरे से बेड के करीब एक फ़ोन मिलता है। फ़ोन माँ और बहन को दिखाया जाता है तो पता चलता है यह फ़ोन महालक्ष्मी का है। जब पुलिस उस फ़ोन को देखती है तो फ़ोन स्विच ऑफ था। उस फ़ोन के CDR यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड को देखती है तो पता चलता है कि इस फ़ोन से आखिरी कॉल 2 सितंबर को किया गया था, या 2 सितंबर को इस पर आखिरी कॉल आया था। पुलिस की टीम इस घर में पहुंची थी 21 सितंबर को, 21 सितंबर। फ़ोन स्विच ऑफ हुआ था 2 सितंबर। जिस तरह से बॉडी मिली, जिस तरह से कमरे में तमाम निशान मिले, उससे साफ हो गया था कि महालक्ष्मी का कत्ल 19 दिन पहले हुआ है, यानी 2 सितंबर को। और उसी दिन शायद उसके लाश के टुकड़े किए गए या उसके अगले दिन किए गए और फिर फ्रिज में रखा गया। बाहर का दरवाज़ा बाहर से लॉक था, अंदर से था नहीं। अब पुलिस ने सारी चीज़ें समेटी। इसके बाद अब इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। अब सवाल ये था कि महालक्ष्मी को इतनी बेदर्दी से किसने मारा। पुलिस ने हर कैरेक्टर के ऊपर अपने शक की सुई घुमाई। माँ से बात हुई, बहन से बात हुई। तब तक नेपाल से महालक्ष्मी का भाई आ चुका था। सब कुछ हुआ, पोस्टमार्टम हुआ। उसके बाद पुलिस ने उन टुकड़ों की शक्ल में उस लाश को घर वालों को सौंप दिया। बेंगलुरु में महालक्ष्मी का अंतिम संस्कार हुआ। पति हेमंत दास को खबर मिली, वो भी आया, लेकिन वो सस्पेक्ट नंबर 1 था, शक के घेरे में। तो वो आया। उसके बाद पुलिस ने उससे कहा कि तुम बेंगलुरु छोड़कर नहीं जा सकते। उसे थाने बुलाया गया। लगातार पूछताछ चली। अब पुलिस पूरी कहानी जानना चाहती थी, और ऐसा क्यों। जिस इलाके में हुआ, इत्तेफाक से उसके घर के आसपास, ये बहुत ही एक नॉर्मल सा लोकेलिटी थी ये, तो ऐसा कोई CCTV नहीं दिखा जिससे पता चल सके। लेकिन जब पड़ोसियों से पूछताछ हुई तो पता चला कि महालक्ष्मी ने करीब 5 महीने पहले ये घर रेंट पर लिया था, 1 रूम सेट। और पड़ोसियों से उसकी बहुत ज़्यादा किसी से जान पहचान नहीं थी। उसकी एक वजह थी, उसका रूटीन। वो डेली सुबह 9:30 पे अपने घर से निकल जाती थी और रात 10:30 से पहले कभी वापस नहीं आती थी। तो सुबह लोग जनरली उठते हैं, ऑफिस के लिए चले जाते हैं, किसी से ज़्यादा मुलाकात नहीं होती। तो ये भी 9:30 पर निकल जाती थी, और जब आती थी तब तक 10:30 बज चुका, सोने का टाइम, सभी सो चुके होते। तो कोई पड़ोसी ने कभी देखा नहीं। कई बार बस ऐसा हुआ कि कुछ पड़ोसियों ने देखा कि कभी कभी महालक्ष्मी को पिक करने के लिए एक अनजान शख्स आता था जो उसको अपनी बाइक पर लेकर जाता था, कभी कभार। फिर पड़ोसियों ने कहा कि ऐसा कोई शख्स आया था जो बीच में कुछ दिनों तक महालक्ष्मी के इस घर में रहा था, लेकिन कौन था ये पता नहीं। लेकिन अब पुलिस के शक की सुई उसी अजनबी की तरफ घूम गई। अब फैमिली प्रॉब्लम के बारे में पुलिस ने तफ्तीश की गहराई से कि आखिर एक पति पत्नी शादी को सिर्फ 5 साल हुए, 4 साल की बिटिया है, और पूरा परिवार बेंगलुरु में है, लेकिन अलग अलग। एक और माँ बहन अलग है, महालक्ष्मी अलग है, पति बेटी के साथ अलग है। तो ये फैमिली की कहानी क्या है। तो जब ये सारी चीज़ें पता की तो पता चला कि दोनों के रिश्ते ठीक थे। लेकिन 2023 में अचानक महालक्ष्मी को लेकर हेमंत दास को शक हुआ कि एक ब्यूटिशियन या हेयर स्टाइलिस्ट जो उत्तराखंड का रहने वाला है, उसके करीब आ गई है महालक्ष्मी। और हेमंत ने कई बार उसको देखा साथ में, कई बार फ़ोन पर बात करते हुए, और हेमंत को लगा कि कुछ गड़बड़ है। तो हेमंत ने कई बार बातचीत की महालक्ष्मी से। इस पर वो नाराज़ हुई, दोनों में झगड़ा हुआ। लेकिन हेमंत ने फिर जासूसी शुरू की, और उसे इस बात का यकीन हो गया कि महालक्ष्मी उस जो बेंगलुरु में उत्तराखंड का वो नौजवान है, उसके साथ इसका अफेयर है। और इसी के बाद फिर एक दिन दोनों में झगड़ा हुआ, और ये तय हुआ कि अब वो दोनों अलग रहेंगे। हेमंत दास घर से चला गया, बेटी महालक्ष्मी के पास थी। लेकिन 4 महीने के बाद बेटी को महालक्ष्मी ने हेमंत दास को सौंप दिया। अब हेमंत दास बेटी के साथ रहता। महीने में 15 दिन में एक बार महालक्ष्मी छुट्टी के दिन संडे को अपनी बेटी से मिलने हेमंत दास के घर जाती और लौट आती। दोनों पति पत्नी के रिश्ते अब ऐसे ही थे।
इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो पुलिस ने पूरी तफ्तीश की। इस दौर में हेमंत दास ने क्या क्या किया उसकी भी तफ्तीश की, घर वालों से पूछा, तो ऐसा लगा कि शायद हेमंत दास बेदाग, कम से कम अभी तक। 21 सितंबर को लाश मिली, आज 23 सितंबर की मैं बात कर रहा हूँ। अब मामला इतना बड़ा था कि मीडिया में हाई प्रोफाइल ये केसेस हर जगह, बेंगलुरु में, कर्नाटक में, तो बेंगलुरु के खुद कमिश्नर सामने आए, उन्होंने मीडिया से बात की और उन्होंने ये कहा कि अभी हमने केस सॉल्व नहीं किया है, लेकिन आपको इस केस के इन्वेस्टिगेशन पे असर न पड़े इसलिए पूरी कहानी नहीं बता सकता हूँ। इतना बता सकता हूँ कि जो कातिल है, जिसने यह कत्ल किया है, वो कर्नाटक का नहीं है बल्कि कोई आउटसाइडर है। ये उनके कोट अनकोट जो लाइन उन्होंने कही है कि वो आउटसाइडर है। अब यहाँ पर आउटसाइडर महालक्ष्मी का पति हेमंत भी है। महालक्ष्मी का अगर वो अफेयर है तो वो भी है, क्योंकि वो उत्तराखंड का, कर्नाटक का नहीं है। लेकिन इनमें से कौन? पुलिस कॉल डिटेल रिकॉर्ड, पड़ोसियों की गवाही, उस अजनबी और अनजान शख्स जो उसे लेने आता था उसके बारे में जानकारी, ये सारी जुटा रही है। लेकिन पुलिस को एक और भी बात अजीब लगी, वो ये कि जो महालक्ष्मी एक नामचीन मॉल के एक बड़े ब्यूटी प्रोडक्ट्स के शॉप में टीम लीडर थी, एक सेल्स वुमेन की तरह, और वो अगर 15-20 दिन से शॉप नहीं आ रही है, ड्यूटी पर नहीं आ रही है, तो उन्होंने भी पलट कर जानने की कोशिश क्यों नहीं की। हालांकि जो शुरुआती है वो ये कि महालक्ष्मी को फ़ोन किया गया था, लेकिन उनका कहना था कि फ़ोन स्विच ऑफ था। तो एक ये हो सकता है। लेकिन अब यहाँ सवाल ये है कि कातिल कौन है, और क्या वही अजनबी शख्स जो महालक्ष्मी के घर में आता है वो वही है जो उत्तराखंड का वो हेयर ड्रेसर, हेयर स्टाइलिस्ट, या ये कोई और शख्स है? हेमंत दास का इसमें क्या रोल है? क्या उसने ये मान लिया था किस्मत की अब महालक्ष्मी का किसी और के साथ अफेयर है, वो अपनी बेटी के साथ अपनी खामोशी से ज़िंदगी जिएगा? उसके पेरेंट्स भी बेंगलुरु में रहते हैं, तो हेमंत दास अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी बेटी के साथ रहता है। तो क्या उसने महालक्ष्मी को माफ़ कर दिया और वो अलग अब ज़िंदगी के साथ अपने आप में संतुष्ट था? क्या वो अजनबी जो आकर घर में रुकता था वो वही है जो उत्तराखंड का नौजवान है, या फिर कोई और है? और अगर ये अफेयर की वजह से हुआ तो फिर कातिल कौन है? हेमंत दास, या जिससे अफेयर था वो, या फिर इस केस में कोई एक नया और दूसरा कैरेक्टर या किरदार है? क्या वो घर में आने वाला कैरेक्टर और महालक्ष्मी का जिसके साथ अफेयर कथित तौर पर, क्या वो दोनों एक हैं या अलग अलग हैं? इन सारे सवालों के जवाब बेंगलुरु पुलिस इस वक्त जानने की कोशिश कर रही है। 3 अलग अलग टीमें बनाई गई हैं। तीनों टीमें हर चीज़ पर बारीकी से काम कर रही हैं। लेकिन जो सोर्सेज बता रहे हैं बेंगलुरु पुलिस के, वो ये है कि एक आउटसाइडर का काम है और बहुत मुमकिन है कि शायद वो जो जिसके साथ हेमंत को शक है कि उसका अफेयर था, कहीं वही तो कातिल नहीं। चूँकि बेंगलुरु पुलिस को श्रद्धा केस के बारे में पूरी जानकारी है, इसलिए कातिल के साथ साथ पुलिस कड़ियों को जोड़ने के लिए कुछ और चीज़ों पर काम कर रही है। जैसे इस फ्रिज का यूज़ कब से हुआ, ये कब आया, कत्ल से पहले यानी 2 सितंबर से पहले, ये पहले से था? जिस तरीके से बॉडी के पार्ट्स किए गए हैं, टुकड़े किए गए हैं, उससे साफ है कि इसके लिए कोई बहुत तेज़ और ख़ास वेपन का इस्तेमाल किया, धारदार हथियार का। तो क्या इस लोकेलिटी के इर्द गिर्द ऐसे शॉप हैं जहां इस तरह के हथियार बिकते हैं? और क्या 2 सितंबर से लेके या 30 अगस्त के बाद से लेके 5 सितंबर तक आसपास के किसी शॉप से किसी ने ऐसे तेज़धार हथियार खरीदे? उनकी लिस्ट, उनके नाम, एक टीम इस पर भी लगी हुई है। तो श्रद्धा केस को सामने रखकर बेंगलुरु पुलिस कई पहलू से इस मामले की जांच कर रही है, और मैं भी जानना चाहता हूं कि इस कहानी का क्लाइमेक्स है क्या, आखिर कौन है महालक्ष्मी का कातिल और क्या मोटिव हो सकता है। तो जैसे ही इन चीज़ों का खुलासा होगा, कातिल पकड़ा जाएगा, बेनकाब होगा, या बेंगलुरु पुलिस सामने आकर दावा करेगी कि उसने इस केस को सुलझा दिया है, आप तक उसकी पूरी जानकारी ज़रूर दूंगा। बेंगलुरु में हमारे बहुत सारे क्राइम तक फैमिली मेम्बर हैं, अगर उनके पास भी इस केस से रिलेटेड कोई जानकारी हो तो आप ज़रूर दीजिएगा, मैं बाकी फैमिली मेम्बर के साथ उसको शेयर करूँगा। तो फिलहाल इस अधूरी कहानी में भी इतना ही, और मुझे उम्मीद है कि जल्दी बेंगलुरु पुलिस इस केस को सॉल्व कर लेगी।
पर कहानी खत्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज परवेज अंसारी देवघर से हैं, झारखंड, इनका जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे परवेज। शुभम सिंह का भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे शुभम। इसके अलावा आरोही यादव, इनका भी बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे आरोही। और ये रंजीत कुमार जी की बेटियां हैं। अमन कुमार, इनका भी आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे अमन। और ये बाली गांव पंचायत एडमिन से हैं। जिक्रा अहमद, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे जिक्रा। और ये भेजा है सदफ शकीर उर्फ साफिर अहमद ने। सुजीत सिंह गौर, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे सुजीत। साथ ही मनीष झा, इनका जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे मनीष, भेजा प्रशांत झा ने है। मीनल जैन का भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे मीनल जी, भेजा महिमा सिकरवार ने। इन्होंने लिखा है स्पेशली कि आप मेरा नाम हमेशा गलत लिखते हैं, तो महिमा इस बार तुम्हें शिकायत नहीं होगी। महिमा सिकरवार, इन्होंने भेजा है मीनल जैन का जन्मदिन, हैप्पी बर्थडे मीनल। अभिषेक कटेवा, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे अभिषेक, ये अमित शर्मा ने भेजा है। साथ ही ज़ारा मंसूरी, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे ज़ारा। और भेजा है शाकिर मंसूरी ने, उनकी बेटियां हैं। पूजा कामती, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे पूजा। और ये राजू कामती जी की वाइफ हैं, साथ ही स्वप्ना कामती जी और रमेश कामती जी। सुजीत सिंह गौर, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे सुजीत जी। साथ ही तौसीफ आलम, इन्होंने पूछा है शहजादी केस में क्या हुआ, क्योंकि मैंने कहानी सुनाई थी 20 सितंबर के बाद। तो अभी जो जानकारी और ये मगर लगातार ये जो सैटरडे और संडे गुजरा है, इसमें मैंने हर तरफ बात की है। तो एक तो शहजादी के फैमिली के लोग तब तक आए हैं, उन्होंने अपना पूरा पक्ष रखा है। लेकिन जिस 4 महीने के बच्चे की मौत हुई, उनके पेरेंट्स या फिर जो माँ थी, उनकी जो पेरेंट्स हैं आगरा में रहते हैं, उनके फादर से मेरी बात हुई और उन्होंने कहा कि ये कहानी का आधा सच है। बाकी मैंने उनसे कहा है कि मैं तैयार हूँ, आप पूरा सच अगर बताते हैं तो मैं आगरा आता हूँ। तो मैं उनका इंतज़ार कर रहा हूँ। लेकिन उन्होंने ही मुझे बताया कि अभी तक शहजादी की सज़ाए मौत की कोई तारीख तय नहीं हुई है। यानी जो 20 सितंबर के बाद की बात आ रही थी, हो सकता है वो सही हो, लेकिन किस तारीख को होगी अभी तक तय नहीं है। और अभी तक कोई सज़ाए मौत पर अमल नहीं किया गया है। शहजादी अबू धाबी की जेल में ज़रूर है, लेकिन वो डेट अभी तक फाइनल नहीं हुआ जिस डेट पर सज़ाए मौत दी जानी। और जिस दिन ये डेट फाइनल होगा वो पता इसलिए चलेगा क्योंकि शहजादी को सज़ाए मौत देने से पहले वहाँ की जो सरकार या अदालतें हैं, वो एक बार आगरा की इस फैमिली जो कि अबू धाबी में ही है, वो उनसे ज़रूर कांटेक्ट करेंगे कि आखिरी वक्त में उनसे पूछेंगे कि क्या आप इनको माफ़ी दे रहे हैं। अगर माफ़ी दे रहे हैं तो शायद माफ़ी मिल जाए, जान बच जाए। तो जब भी तारीख तय होगी पूछा ज़रूर जाएगा। अभी तक पूछा नहीं गया, इसका मतलब है कि अभी तक फांसी की जो फाइनल तारीख थी वो तय नहीं हुई है। साथी मेराज, थैंक यू सो मच आपका। जुबैर तांबे, कोलकाता जूनियर डॉक्टर केस में अपडेट इन्होंने पूछा है, तो कोई अपडेट नहीं है। सीबीआई अभी मामले की जांच कर रही है। आरोपी जुडिशल कस्टडी में जेल में है। जो प्रिंसिपल आरजीकर हॉस्पिटल का एक्स, वो करप्शन के इल्ज़ाम में जेल में है। सीबीआई ने अपनी अभी जांच पूरी करनी है, सुप्रीम कोर्ट को स्टेटस रिपोर्ट देनी है और हम सभी को इंतज़ार है कि सीबीआई इस जांच में क्या सामने लेकर आती है। रेप, गैंग रेप, जिसको लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, इसके पीछे की साजिश कोई है या नहीं है, या सिंपल केस है, तो अभी तक सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट सबमिट नहीं की है। जैसी होगी मैं उस पर भी आपको ज़रूर बताऊँगा। लेकिन याद रहे, वक्त तेज़ी से निकल रहा है और एक बार जब ये फ्री ट्रायल स्लॉट्स ख़त्म हो जाएंगे तो फिर ये मौका हाथ से निकल जाएगा। तो इस औसम मौके को मिस न करें। अभी अपना फ्री ट्रायल लें और क्राइम की बेस्ट स्टोरीज सुनना शुरू करें। आफ्टर 14 days द सब्सक्रिप्शन प्लान विल बी एक्टिवेटेड। तो कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।